आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन 5 टॉपिकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। मैं शेखर प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 5 टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन 5 टॉपिकों का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा चंद्रयान। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रयान, तो चंद्रयान क्या है? तो चंद्रयान सिंपल शब्दों में कहे, सरल शब्दों में कहे तो ये इंडिया मिशन टू मून, यानी भारत का जो है ये मिशन है जो चांद के लिए है, चांद को एक्सप्लोर करने के लिए है। तो भारत ने जो चंद्रयान मिशन है वो कब कब लॉन्च किया है, इसके बारे में पहले हम समझते हैं, और क्यों लॉन्च किया ये भी समझते हैं। तो भारत का जो सबसे पहला मिशन था चंद्रयान 1, चंद्रयान 1 जो था इंडिया का फर्स्ट मिशन था जो कि इसरो के द्वारा चलाया गया था 2008 में। इसरो तो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो 2008 में जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था ये सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन बोलने से हम समझते हैं कि ये जो मून है, मून के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है उसके चारों तरफ, मून के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। इससे हम लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था। इसमें पहले वाले चंद्रयान 1 में कि हमने ये प्रूव किया था कि मून पर वाटर है, यानी कि चांद पर भी पानी है। तो चांद पर पानी है, सबसे पहला पता लगाने वाला देश हमारा भारत है। मस्ट बी रिमेंबर, ये अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि नेम द कंट्री हु prove existence of water on the moon, then answer will be India. उसके बाद चंद्रयान 2 आया। चंद्रयान 2 जो है इंडिया का दूसरा मिशन था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में। ये चंद्रयान 2 जो है ये 3 मॉड्यूल मिशन था, यानी कि इसके 3 चरण थे, 3 मॉड्यूल मिशन था। पहला था ऑर्बिटर मिशन, ऑर्बिट ये जो पहले हम लोग बताए, यानी कि मून का जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये मॉड्यूल विच ऑर्बिट द मून, मून के चारों तरफ घूमेगा। उसके बाद एक लैंडर, लैंडर जो था इट हैड ए लैंड टू द साउथ पोल ऑफ द मून। मून का जो साउथ पोल है, लैंडर को लैंड करना था मून के साउथ पोल पर। एंड दिस लैंडर हैज बीन नेम्ड एज विक्रम, और इसका नाम रखा गया था विक्रम, जो विक्रम साराभाई थे उनके नाम पर रखा गया है। उसके बाद रोवर, रोवर जो था इट विल बी ए रोबोटिक व्हीकल विच विल मूव ऑन द मून्स सरफेस टू कलेक्ट द इंपॉर्टेंट सैंपल्स, टेक रीडिंग्स। दिस हैज बीन नेम्ड एज ए प्रयागन, इसका नाम प्रयागन रखा गया था जो रोवर था, ठीक है। और लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम। पर इस मिशन को फुल्ली सक्सेसफुली नहीं कहा जा सकता, ये पार्टली सक्सेसफुल था। यानी कि जो लैंडर था विक्रम वो सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकामयाब रहा। जब वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया मून के ऊपर, तो उसके जो मशीन जो थे उसके वो डिफंक्शनल हो गए, यानी कि वो काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण ये जो है मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जो ऑर्बिटर था वो ठीक से काम कर रहा है, अभी भी ऑर्बिट, चांद को वो ऑर्बिट कर ही रहा है। बट अब जो है प्रश्न ये उठता है, चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 में क्या क्या बातें हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसर है, यानी उत्तराधिकारी है चंद्रयान 2 का। तो चंद्रयान 2 जो हमारा अधूरा रह गया था उसको पूरा करने का एक चेष्टा है। इस बार जो है चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग की फिर से चेष्टा कराई जाएगी हमारे लूनर सरफेस पर। और इसके बाद इस बार में
पिछले बार में तो 3 स्टेप थे, पहले ऑर्बिट था, फिर रोवर था, फिर लैंडर था। इस बार सिर्फ 2 ही है, रोवर और लैंडर। अब ऑर्बिट जो करने वाला ऑर्बिटर है वो ऑर्बिटर क्यों नहीं है? ये ऑर्बिटर इसीलिए नहीं है क्योंकि पहले वाला ऑर्बिटर तो वो ठीक है, अभी भी काम कर रहा है। तो इसीलिए इस बार का जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर से ही अर्थ से कम्युनिकेट करने का काम करेगा। तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई वो लॉन्च होने वाला है, 14 जुलाई दिस ईयर। सो लैंडिंग साइट की अगर हम बात करें लेटेस्ट मिशन का, तो ये मोर और लेस सेम ही रहेगा जो चंद्रयान 2 का था। यानी चंद्रयान 2 कहां लैंड करने वाला था? साउथ पोल में। साउथ पोल में पहले चाइना जो है सबसे पहले जो है चेन 4 नाम का एक मिशन के द्वारा यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट अपना लॉन्च करा चुका है, जो ये मून का जो है सबसे फारेस्ट साइड है, यानी सबसे दूर साइड है। तो इस तरह से चंद्रयान 3 अभी कंटिन्यू है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ये लॉन्च होगा, उसके बारे में और भी जानकारी आती रहेगी। जैसे जैसे जानकारी आएंगी मैं अपने करंट अफेयर्स क्लास में ये अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतनी बातें हमारे लिए काफी है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है ट्राई। ट्राई जो है इसका पूरा नाम होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे बनाया गया था अंडर ट्राई एक्ट इन द ईयर ऑफ 1997। ट्राई जो है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी टेलीकॉम बिजनेस इन इंडिया, यानी कि ट्राई जो है ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है टेलीकॉम बिजनेस का इंडिया का, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसका एम क्या है? इसका एम है रेगुलेट करना टेलीकॉम सर्विसेज को, फिक्सेशन रिवीजन ऑफ द टैरिफ्स फॉर द टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विस का जो प्राइस होता है, टैरिफ होता है, उसको फिक्स करना। ये सब बातें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चीजें इसको प्रोवाइड कराई गई है करने के लिए। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज टू द पीपल एट ए रीजनेबल प्राइस। यानी कि जो आप टेलीकॉम, एयरटेल, जियो जो भी यूज करते हैं उसका एक प्राइस होता है, वो रीजनेबल प्राइस इसको तय करता है टेलीकॉम जो है ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई जो है टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराने के साथ साथ इंटरनेट डाटा सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती थी, ठीक है। तो आजकल आप जानते ही हैं ओटीटी, ओवर द टॉप सर्विसेज। तो ओवर द टॉप सर्विसेज जो होता है ये ट्राई के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि आपको नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, सो ये सब जो है ओटीटी सर्विसेज के अंडर आता है। तो ट्राई जो इतने दिनों से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ये मेरे अंडर नहीं आता है, मेरे लिए ये कंट्रोल कर पाना ये सब इतने सर्विसेज नहीं है। सो इसीलिए हाल ही में ट्राई ने भारत सरकार के साथ एक कंसल्टेशन किया है और ये प्रोसेस चलाया है कि सेपरेट किया जा सके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, यानी कम्युनिकेशन सर्विसेज तो ट्राई प्रोवाइड कराएगा ही, बट ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है इसको ये जो ट्राई है ये बोल रहा है ये हमको अलग कर दीजिए, ये मेरे अंडर जुरिडिक्शन में नहीं आना चाहिए। सो भारत सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अलग करने की बात सोच रही है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म आ सकता है ओवर द टॉप सर्विसेज, या फिर ये भी पूछ सकता है, मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, कुछ भी, और पूछ दिया कि ये कौन से सर्विसेज के अंडर आता है, देन यू हैव टू से ओटीटी सर्विसेज। तो ट्राई से रिलेटेड ये सब बातें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक, ज्योति प्रसाद अग्रवाला। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का जन्म 17 जून 1903 तेजपुर में हुआ था। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी जो थे एक बहुत ही फेमस प्ले राइटर थे, सॉन्ग राइटर थे, पोएट थे, फिल्म मेकर थे। इसके अलावा वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। सो ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को असमीज कल्चर का आइकॉन कहा जाता है और असमीज कल्चर का आइकॉन मानने के कारण रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को
रूप कोवर का उपाधि दिया गया था, रूप कोवर। इसके अलावा भी इन्हें फाउंडर ऑफ एसएमएस सिनेमा भी कहा जाता है। जो इन्होंने पहले बार जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है ये बाहर से विदेशों से सीख के आए और असम में पहला एसएमएस फिल्म बनाया जिसका नाम था जॉयमती, जो 1935 में रिलीज किया है। सो जॉयमती इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एसएमएस फिल्म। डेथ एनिवर्सरी की बात करें तो 17 जनवरी 1951 को इनकी डेथ हुई थी और इनके डेथ का जो डे है उसको ऑब्जर्व किया जाता है शिल्पी दिवस, बिकॉज ही वॉज ए आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट। तो ग्रेट आर्टिस्ट होने के कारण उन्हें इनके नाम पर शिल्पी दिवस मनाया जाता है। इनकी जो सेकंड फिल्म थी उसे इंद्रमालती के नाम से जाना जाता है, इट इज रिगार्डेड एज द सेकंड फिल्म। इसके अलावा भी इन्होंने सोनित कुंवरी, कारेंघोर लिंगरी, रूपलिंग, लोहिता और नीमाती कोइना नाम का प्ले भी लिखा है। सो रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के जीवन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला फिल्म कौन सा, सेकंड फिल्म भी कभी कभी पूछ देता है। रूप कुंवर के नाम से किसे जाना जाता है तो ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को। इनका जन्म भी पूछ लेता है कि कब और कहाँ हुआ था। किसके मृत्यु दिवस को शिल्पी दिवस के रूप में मनाया जाता है, चाहे 17 जनवरी शिल्पी दिवस कब मनाया जाता है, 17 जनवरी को। सो दिस आर द वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एसएमएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टॉपिक है अर्थ। सो द अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फीयर। तो हमारा जो अर्थ है वो एक ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप है, यानी कि ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, ये कमला के जैसे, जो कमला जो होता है या संतरा जो होता है उसके जैसे गोल है। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, फ्लैटेंड ए लिटिल एट द पोल्स, यानी कि अगर आप पोल्स पर जाएंगे तो ये थोड़ा सा फ्लैट है, यानी कि दबा हुआ है, और विद ए स्लाइट बल्ज एट द सेंटर, और सेंटर में यानी बीच में थोड़ा सा फैला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये शेप देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा देखिए, ये साइड में आपको दिख रहा है खुला हुआ और ऊपर से थोड़ा सा ये दबा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का जो इसका शेप है, यहाँ खुला हुआ है, इस साइड में थोड़ा सा इसको फ्लैटेंड ए लिटिल पोल्स, और ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है। स्लाइड बल्ज एट द सेंटर, सेंटर में थोड़ा सा खुला हुआ है। तो हमारा अर्थ जो है ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। इसके 3 जो ये है लेयर्स है। एक का नाम है क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो अर्थ का सबसे ऊपरी भाग है इसका नाम है क्रस्ट। उसके बाद वाला जो भाग है उस वाले भाग का नाम है मेंटल। एकदम जो लास्ट में अंत में जो है वो है कोर। तो ये क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 किन चीजों से बने हुए हैं? तो देखिए, क्रस्ट का जो भाग है वो सियाल, मेंटल वाला सीमा और कोर वाला नेफ से बना हुआ है। सो SI सिलिकॉन, ये जो SiAl आप देख रहे हैं, SiAl जो आप देख रहे हैं, ये Si सिलिकॉन के लिए है, और Ma जो है ये मैग्नीशियम के लिए है। इसके अलावा जो NiFe देख रहे हैं, Ni निकल के लिए और Fe फॉर आयरन के लिए है। तो इस तरह से सियाल, सीमा और नाइफ का तीनों ये जो कौन से कंपोनेंट से बने हुए हैं उनका नाम दिया हुआ है। Si फॉर सिलिकॉन, Al फॉर एल्युमिनियम, Si फॉर सिलिकॉन, Ma फॉर मैग्नीशियम, Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। अगर हम रोटेशन की बात करें, हमारा अर्थ का रोटेशन, तो रोटेशन के कारण हमारे अर्थ पर डे नाइट होता है, दिन और रात होता है, और रेवोल्यूशन के कारण चेंज इन सीजन होता है, यानी कि आपका मौसम बदलता है। जो हम मौसम में बदलाव देखते हैं ये रेवोल्यूशन के कारण होता है। थोड़ा सा स्टैटिक डाटा देख लेते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ की एज की बात करें तो 4550 मिलियन ईयर्स है। मास की बात करें तो 5976 is to 10 to the power 24 kg है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड एरिया उसमें से 29.2% ऑफ टोटल सरफेस एरिया,
वाटर एरिया है 70.8 टोटल सरफेस एरिया। रोटेशन स्पीड की बात करें तो रोटेशन 23 आवर्स 56 मिनट 4.100 सेकंड इसका रोटेशन स्पीड है। रेवोल्यूशन स्पीड की बात करें तो 365 डेज 5 आवर 45.51 सेकंड का समय लगता है रेवोल्यूशन के लिए। इसके अलावा भी हमारे डेज एंड नाइट्स कब इक्वल होते हैं अर्थ पर, तो मार्च के 21 को और सितंबर के 23 को। तो मार्च 21 को वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं और सितंबर 23 को ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। शॉर्टेस्ट नाइट कब होता है, सबसे छोटा रात होता है 22 दिसंबर को। और हमारा अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट क्या है आपको पता ही होगा, वो सैटेलाइट है हमारा मून। फिर कभी मून के बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल्स में, तो आपको जानना होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो अर्थ के बारे में जो मैंने आपको ये सब बातें बताई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये सब डाटा पूछा ही जाता है। सो काइंडली इन सब चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टार टॉपिक। टॉपिक नंबर 5, दादा भाई नौरोजी। सो दादा भाई नौरोजी का जो जीवन काल था वो 1825 से लेकर 1917 तक रहा। इनको लोग फॉन्डली यानी प्यार से ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बुलाते थे, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये मेंबर चुने गए। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें चुने गए, इलेक्ट किए गए। ये दिन था जुलाई का 6 तारीख 1892। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, देन आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी। जुलाई 6 1892 को इनको चुना गया। ही वाज आल्सो सर्व फॉर 3 टर्म्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इन्होंने 3 बार प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया है। 1886 में से लेके 1887 तक इनका फर्स्ट टर्म रहा, 1893 से लेके 1894 तक सेकंड टर्म, और 1906 से लेके 1907 तक इनका थर्ड टर्म। दादा भाई नौरोजी को हमारे जो लीडर्स थे, देश के बड़े बड़े लीडर्स थे, वो काफी रिस्पेक्ट किया करते थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी थे वो। तो बहुत ही रिस्पेक्ट, कौन कौन से लीडर्स जो है उनको आदर्श माना करते थे, गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और खुद महात्मा गांधी भी। इनफैक्ट महात्मा गांधी जो है दादा भाई नौरोजी को फादर ऑफ नेशन कहा करते थे, महात्मा गांधी। बाद में महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस जी ने फादर ऑफ नेशन का दर्जा दिया। तो महात्मा गांधी खुद जो है दादा भाई नौरोजी को फादर ऑफ नेशन का करते थे। सोच के देखिए कि कितना बड़ा टाइटल उनको महात्मा गांधी देते थे, तो कितने हाईली पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पब्लिश हुआ था। ये बुक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर। ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके ऊपर आधारित करके इन्होंने ये बुक लिखा था। उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज है वहां इंडिया से ये क्या करते हैं, फाइनेंस यानी कि पैसे जो है, जो इनका धन है इंडिया का, लूट के ले जाते हैं। फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन की इंडस्ट्री को, यानी ब्रिटेन का इंडस्ट्री, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, सस्ते सामान की जरूरत थी, वो सारे के सारे इंडिया और भी बाकी जो कंट्रीज थी वहां से वो लूट के ले जाया करते थे। और इनका ये जो थ्योरी है इसको पॉपुलरली कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया, अगर ये भी कभी प्रश्न आए तो आंसर भी दादा भाई नौरोजी। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक था करंट अफेयर्स का। होप मैंने जो आपको बताया या पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए, हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।